बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के भूड़ पड़रिया मोहल्ले में रहने वाला योगेश सक्सेना उर्फ मुन्नू नाथ मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। 1 मार्च 2020 की रात वह दुकान से घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। योगेश का बड़ा भाई अंशु भी घर के बाहर था। उसे फोन करके बताया गया तो उसने योगेश जिस दुकान पर काम करता था उसके मालिक जितेंद्र से पता किया तो उसने बताया कि योगेश तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी दुकान से घर जाने के लिए निकल गया था। जब वह दुकान से जल्दी निकल गया तो गया कहाँ? यह प्रश्न योगेश के परिजनों के सामने मुंह बाए खड़ा था। उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। 2 मार्च की सुबह बरेली थाना कोतवाली और कुमार टाकीज के बीच में खाली पड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक की अधजली लाश पड़ी मिली। किसी ने लाश की सूचना थाना कोतवाली को दे दी। सूचना पाकर सीओ प्रथम अशोक कुमार और कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश व घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र यही कोई 30 से 35 वर्ष रही होगी। मृतक के गले व चेहरे पर धारदार हथियार के 4 गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश को जलाया गया था, जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाई थी। पास में ही मृतक का मोबाइल भी जला हुआ बरामद हुआ। लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के दुकानदारों को बुलाया गया। उनमें जितेंद्र नाम का एक दुकानदार भी था। उसने लाश देखी तो वह लाश पहचान गया, क्योंकि वह लाश उसके शोरूम के सेल्समैन योगेश सक्सेना की थी। उसने तुरंत योगेश के भाई अंशु सक्सेना को योगेश की लाश मिलने की सूचना दे दी। सूचना पर योगेश की मां मुन्नी देवी व भाई अंशु मौके पर पहुंच गए और लाश की शिनाख्त कर दी। शिनाख्त होने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी गई। इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने अंशु से पूछताछ की तो उसने बताया कि योगेश अपने दोस्त की बहन उमा से फोन पर बात करता रहता था। अपनी कमाई भी उसी पर लुटाता था। कई बार उसे समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं था। कोतवाली आकर इंस्पेक्टर गीतेश की तरफ से अज्ञात के खिलाफ भादंवी की धारा 302/201 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर गीतेश ने जांच शुरू की। पुलिस ने योगेश के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स की जांच की। योगेश के नंबर पर अंतिम कॉल जिस नंबर से की गई थी उस नंबर से रोज योगेश की बात होने का प्रमाण मिला। घटना की रात उस नंबर से कॉल आने के बाद ही योगेश दुकान से निकला था। वह नंबर उसकी प्रेमिका उमा शुक्ला का था, जो कि योगेश के मकान से कुछ दूर भूड़ पट्टी में रहती थी। इसके बाद 3 मार्च को इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने उमा शुक्ला को घर से हिरासत में लेकर कोतवाली में महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में उमा ने बताया कि योगेश की हत्या उसने अपने दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा से कराई थी। उसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकल कर सामने आई कुछ इस तरह थी। उत्तर प्रदेश के महानगर बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के भूड़ पड़रिया मोहल्ले में अशोक सक्सेना सपरिवार रहते थे। वह एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के यहाँ कंडक्टर थे। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी। अशोक सक्सेना ने अपनी बड़ी बेटी शालिनी का विवाह कर दिया। इससे पहले कि वह अन्य बच्चों की शादी की जिम्मेदारी से मुक्त होते 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा बेटा अंशु शादी बारातों में बैंड बाजा बजाने का काम करने लगा। हाई स्कूल पास योगेश नाथ मंदिर के पास स्थित रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था। वह इस दुकान पिछले 5 सालों से काम कर रहा था। योगेश के मकान से कुछ दूरी पर भूड़ पट्टी में महेश चंद्र शुक्ला रहते थे। वह प्राइवेट जॉब करते थे। परिवार में उनकी पत्नी जानकी और एक बेटी उमा और बेटा अमर उर्फ गुरु था। 20 जुलाई 1990 को जन्मी उमा काफी खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवती थी। उसने बरेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। बरेली जैसे महानगर में पली बड़ी होने के कारण उसके वातावरण का असर भी उस पर पड़ा था। उमा का भाई अमर और योगेश एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। इसी वजह से योगेश और अमर में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। इसी आने जाने में योगेश और उमा एक दूसरे को जानने लगे। दोनों का दिन में कई बार आमना सामना हो जाता था। दोनों की निगाहें आपस में टकराती थीं तो उमा लजाकर अपनी निगाहें नीची कर लेती थी। योगेश की आंखों की गहराई वह ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी।
शर्म से पलकें झुक जाती और होठों पर हल्की मुस्कान भी अपना घर बना लेती थी। उमा की इस अदा पर योगेश का दिल बेचैन हो उठता था। उमा को योगेश अच्छा लगता था, वह उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। उसकी चाहत की तपिश योगेश तक पहुंचने लगी थी। योगेश को तो उमा पहले से ही पसंद थी, इस वजह से योगेश भी अपने कदम बढ़ने से रोक न सका। वह भी उमा को अपनी बाहों में भरकर उसकी आंखों की गहराइयों में उतर जाने को आतुर हो उठा। एक दिन योगेश उमा के कमरे से निकलकर बाहर की ओर जाने लगा कि अचानक वह फिसल गया। इससे उसके दाएं हाथ के अंगूठे में काफी चोट लग गई और अंगूठे से खून निकलने लगा। वहीं आंगन में खड़ी उमा ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। खून निकलता देखकर वह तुरंत अपने रुमाल को पानी में भिगोकर उसके अंगूठे में बांधने लगी। उसके द्वारा ऐसा करते समय योगेश उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रहा। उमा रुमाल बांधने के बाद बोली, जरा संभल कर चला करो, अगर आप इस तरह गिरोगे तो जिंदगी की राह पर कैसे संभल कर चलोगे। जिंदगी की डगर पर अगर मैं गिरा भी तो जिंदगी भर साथ देने वाले हाथ मुझे संभालने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये हाथ किसके होंगे और कौन जिंदगी भर साथ निभाने के लिए मेरे साथ होगा, यह तो अभी मुझे भी नहीं पता, योगेश ने उमा की निगाहों में निगाहें डालते हुए कहा। योगेश की इस शरारत से उसकी नजरें शर्म से थोड़ी देर के लिए झुक गईं। फिर वह बोली, छोड़ो इस बात को डोट, आप रुमाल को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी से गीला जरूर कर लेना, इससे आपके अंगूठे का जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। अंगूठे का जख्म तो ठीक हो जाएगा लेकिन दिल का जख्म। इतना कहकर योगेश तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। रूहानी तौर पर एक दूसरे से बंधे होने के बावजूद खुलकर अभी तक न तो योगेश ने प्यार का इजहार किया था और न ही उमा ने लगन की आग दोनों ओर लगी थी। बस देर थी तो आग को शब्दों की जुबान देकर बयां करने की। योगेश जब घर में आता तो उमा का मन अधिक से अधिक उसके पास रहने को करता था। जब भी दोनों मिलते इधर उधर की बातें करते रहते थे। इससे धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से काफी खुल गए और उनमें काफी निकटता आ गई। उमा मिलने व बात करने के उद्देश्य से योगेश के पास पहले से अधिक जाने लगी। एक दिन योगेश घर में अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। उमा भी उससे मिलने वहां पहुंच गई। उमा को देखकर योगेश खुश होते हुए बोला, आओ उमा, बहुत देर लगा दी, मैं काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। घर का काम निपटाने में मम्मी की मदद करने लगी थी, इसीलिए देर हो गई। वह बोली, ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। कहकर योगेश चाय बनाने चला गया। उमा वहीं मेज पर रखी पत्रिका उठाकर उसके पन्ने पलटने लगी। थोड़ी ही देर में योगेश चाय बनाकर ले आया। मेज पर चाय रखते हुए योगेश बोला, उमा, क्या पढ़ रही हो? योगेश की बात सुनकर उमा ने सिर उठाया और योगेश की तरफ देखते हुए बोली, इस पत्रिका में एक बहुत ही अच्छी कहानी छपी है, वही पढ़ने लगी थी। यह सुनकर योगेश भी उमा के पास बैठकर चाय पीते हुए उसी पत्रिका को पढ़ने में तल्लीन हो गया। पूरी कहानी पढ़ने के बाद ही योगेश ने पत्रिका के सामने से सिर हटाया और उमा की तरफ देखते हुए बोला, सही कहा था तुमने, काफी दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है। दोनों में कितना प्यार था। अच्छा उमा, यह बताओ कि आज के समय में भी इतना पवित्र प्यार करने वाले लोग मिलते हैं? योगेश की बात सुनकर उमा भावुक होते हुए बोली, वे बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिन्हें किसी का प्यार मिलता है। उमा की बात बीच में ही काटते हुए योगेश बोला, कुछ मेरी तरह बदनसीब होते हैं जिन्हें प्यार के नाम पर सिर्फ जमाने की ठोकरें मिलती हैं। यह कहकर योगेश के आंसू छलक आए। योगेश की आंखों में आंसू देख उमा तड़प उठी। योगेश का हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोली, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम्हें हर कोई प्यार करना चाहेगा। मैं तुमसे कई दिनों से एक बात करना चाहती थी, लेकिन इस डर से चुप रही कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। तुम कहो तो कह दूं। योगेश ने जब उसकी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वह बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल की बात आज जुबां पर आ ही गई। उमा की बात पर योगेश को विश्वास नहीं हो रहा था। वह उमा की तरफ देखते हुए बोला, क्यों तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? अगर मैं मान भी लूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या समाज के ठेकेदार हम दोनों को एक होने देंगे? क्योंकि हम एक जाति के नहीं हैं। जब हम प्यार करते हैं तो इस जमाने से भी टक्कर ले लेंगे। प्यार तो प्यार होता है।
इसे धर्म और जाति के तराजुओं में नहीं तोला जा सकता है। प्यार तो दो दिलों के मिलन का नाम है। उमा की बात सुनकर योगेश की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े तो फिर उसने उमा को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। उमा भी उसके शरीर से लिपट गई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर काफी खुश थे। दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। दोनों के परिवारों को भी इस बात का पता चल गया। योगेश की बहनों और भाई ने योगेश को काफी समझाया कि वह उमा के चक्कर में न पड़े, लेकिन योगेश नहीं माना। दूसरी ओर उमा के पिता ने भी उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। जल्द ही बुलंदशहर के रमेश, परिवर्तित नाम से उमा का रिश्ता पक्का कर दिया। उमा और योगेश कुछ न कर सके, सिर्फ हाथ मलते रह गए। प्रेमिका की शादी किसी और से तय होने पर योगेश पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह दिन रात उमा की यादों में खोया रहता और उसकी कही गई बातें याद करता। 27 नवंबर 2014 को उमा का विवाह रमेश से हो गया। उमा बेमन से अपनी ससुराल चली गई, लेकिन विवाह के बाद उसका पति से मनमुटाव होने लगा। फिर एक वर्ष बीतते बीतते उमा पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके आ गई। इसी बीच उमा ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सौम्या रखा। उमा अब पति रमेश से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी, लिहाजा उसने अपने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया। एक बार फिर से उमा व योगेश एक दूसरे से मिलने लगे। अब योगेश उमा को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता था। किस्मत ने उसे फिर से उमा का साथ पाने के लिए उसे उमा से मिला दिया था। योगेश उस पर अब अपने से विवाह करने का दबाव बनाने लगा। उमा मायके आई तो वह अपना खर्च उठाने के लिए गंगाचरण अस्पताल के पास स्थित एक कैफे में काम करने लगी। इसी बीच उमा की दोस्ती भूड़ पट्टी में रहने वाले सुनील शर्मा से हो गई। 32 वर्षीय सुनील शर्मा अविवाहित था और बरेली के इज्जत नगर में स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI) में संविदा पर स्टोर कीपर के पद पर तैनात था। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। उमा और सुनील एक ही जाति के थे और सुनील अच्छी नौकरी करता था, इसलिए उमा उससे शादी करना चाहती थी। योगेश उसकी जाति का भी नहीं था और सेल्समैन की छोटी सी नौकरी करता था। उमा ने योगेश को समझाया कि वह उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन योगेश मान ही नहीं रहा था। उमा भले ही बदल गई हो और योगेश के प्यार को भुला बैठी हो, लेकिन वह तो उमा को दिलोजान से अभी भी चाहता था। वह उमा को हर हाल में पाना चाहता था। जब योगेश किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो योगेश से पीछा छुड़ाने के लिए उमा ने सुनील से बात की तो वह योगेश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने उसकी हत्या की योजना बना ली। योजनानुसार 1 मार्च को उमा अपने ऑफिस में थी। योजना के अनुसार रात 8:30 बजे उमा ने योगेश को मिलने के लिए कुमार टाकीज के पीछे खाली पड़े मैदान में बुलाया। योगेश उस समय दुकान पर था। वह अपने मालिक जितेंद्र से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान से निकल आया और कुमार टाकीज के पीछे मैदान में पहुंच गया। वहां सुनील शर्मा पहले से मौजूद था। योगेश नजदीक आया तो सुनील ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिससे योगेश बिलबिला उठा। इसके बाद सुनील ने साथ लाए चाकू से योगेश के गले, चेहरे व शरीर पर 4 प्रहार किए, जिससे योगेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सुनील ने पास ही पड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचला। उसके बाद वह साथ लाई TVS अपाचे बाइक से उमा के पास गया। उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद उमा रात 9 बजे उसके साथ बाइक पर बैठकर घटनास्थल पर आई। उमा ने सुनील से कहा कि वह बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश जला दे, जिससे उसकी पहचान न हो सके। इस पर सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश पर डाल दिया और आग लगा दी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुंच ही गई। सुनील की निशानदेही पर इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, लाश जलाने में प्रयुक्त माचिस की डब्बी, रक्तरंजित कपड़े और सुनील की अपाचे बाइक नंबर UP 25 CM 3263 बरामद कर ली। फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को CJM की कोर्ट में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।